ये जिंदगी चल तो रही थी मगर, ये जिंदगी चल तो रही थी मगर तेरे आने से मैंने जीना शुरू कर दिया। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। गणित और विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। ये इस चैनल का साइंस भैया जो चैनल है, इसका ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, पहला लेक्चर है। ठीक, इस चैनल पर हम, चूँकि ये पहला लेक्चर है इसलिए सारी बातें बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। ठीक, तो इस चैनल का ये पहला लेक्चर है और इस चैनल पर हम सबसे पहले कक्षा 9 और 10 यूपी बोर्ड वालों के लिए जितने भी उनके चैप्टर है, जिनके भी उनके पार्ट है, जो उनके मतलब कि सब्जेक्ट है, जैसे साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस चैनल पर पढ़ाई जाएंगी। ठीक, अब ये जो लेक्चर है, ये कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है, कक्षा 10 विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, उसका उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। ठीक, क्योंकि ये पहला लेक्चर है तो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। ठीक, अच्छा, कैसे पढ़ेंगे? देखो, सारे लेक्चर, एक पार्ट अगर एक चैप्टर है उसके 5-6 लेक्चर, 7 लेक्चर में पूरा एक एक चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर चलेंगे, इसको देखने के बाद हम एनसीईआरटी के जितने भी सवाल हैं, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, सबको सॉल्व करेंगे। ठीक, उसके बाद एनसीईआरटी को सॉल्व करने के बाद जो कंपटीशन लेवल के सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे, जैसे सीएचएस, नवोदय, ठीक है, एक्सेट्रा जो है ना, उनके जो भी सवाल होंगे, सारे सवालों को हम डिस्कस करेंगे, सारे सवालों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको बताऊंगा, अभी ट्रिक बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ ये है कि पहले आप लेक्चर को देखिए। ठीक, कक्षा 9 और 10 अभी फिलहाल, आगे चल के तो 11-12 सब पढ़ाएंगे, लेकिन पहले कक्षा 9 और 10 के जो चैप्टर होंगे हम उसको ख़त्म करेंगे, उसके सब्जेक्ट को ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये वीडियो यूपी बोर्ड वाले भी देख सकते हैं और सीबीएसई बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, लेकिन जो स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ वो है यूपी बोर्ड वालों के लिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए तो बहुत सारे कंटेंट पड़े हैं, बहुत सारे लेक्चर पड़े हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे हैं, आप जाकर देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत कम चीज़ें अवेलेबल है। तो चूँकि मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा तो यूपी बोर्ड से हूँ, लेकिन पढ़ाता सबको, लेकिन कुछ दिल में है कि पहले यूपी बोर्ड वालों के लिए एक अच्छे से मेहनत कर ले, उसके बाद तो सारे बच्चों के लिए करेंगे। ठीक, लेक्चर तो चालू हो गया है, लेकिन चैप्टर को चालू करने से पहले आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, वाई यू स्टडी, आप क्यों पढ़ते हैं या क्यों पढ़ रहे हैं? तो किसी के लिए होगा पैसा, कोई पैसे के लिए पढ़ रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है, पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, पैसे के लिए तो पढ़ना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा, कोई पढ़ रहा होगा इज्जत के लिए, रेपुटेशन, इज्जत मिलेगी, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, इज्जत के लिए भी पढ़ना चाहिए। अच्छा, कोई बोलेगा कि खुद के लिए पढ़ रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, आप खुद के लिए पढ़ो, पैसे के लिए पढ़ो, इज्जत के लिए पढ़ो, बहुत सही चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको परमानेंट हमेशा के लिए आपको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप पढ़ते पढ़ते, अभी की बात तो नहीं कर रहा हूँ, अगर आप आगे पढ़ते 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 थक गए, गिर गए, पड़ गए, मरे पड़े होंगे, जो कि सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैं रोज़ थक जाता हूँ, लेकिन वो क्या चीज़ है, जब आप आगे पढ़ते पढ़ते गिर जाओगे, थक जाओगे, मरे पड़े होगे, तो वो क्या चीज़ है जो तुम्हें बोलेगी उठ भाग? बताओ मेरी बात समझे, वो क्या चीज़ होगी जो आपके कान में आके कहेगी उठ और भाग? किसी के लिए पैसा, किसी के लिए इज्जत, कोई खुद के लिए पढ़ रहा है, तो दिस इज नॉट परमानेंट रिसोर्स फॉर व्हाट, फॉर योर स्टडी। ये परमानेंट रिसोर्स नहीं है, ऊर्जा नहीं है, एनर्जी नहीं है आपको पढ़ने के लिए। आप हमेशा, अब आगे जब पढ़ेंगे, अभी तो ये 9-10 है ना, जब 11-12 उसके बाद आईआईटी, नीट, ये सब की एग्जाम देंगे आप, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, आप रोज थक जाओगे। तो जब कोई आपके कान में आकर कहेगा उठ भाग, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, तब आप हो सकता है कि फिर से भागो,
फिर आप पढ़ते पढ़ते गिर गए, फिर से आपके कान में कोई आकर कहेगा उठ, भाग, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, हो सकता है फिर आप भागे। फिर आप पढ़ते 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 गिर गए, फिर कोई आपके कान में आके कहे उठ, भाग, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी। हो सकता है कि आप दौड़ो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप बोलो कि ऐसे की तैसे पैसे की और इज्जत की नहीं पढ़ना है मुझे। कितनी बार इंसान उठेगा, कितनी बार इंसान भागेगा, ये बताओ। बार बार आप उसके लिए नहीं भाग सकते। कहना ये चाहता हूं कि पैसा और इज्जत, दिस इज नॉट परमानेंट रिसोर्स। किसके लिए? पढ़ने के लिए। ये आपको हमेशा मोटिवेट नहीं कर सकती। अभी आपको बोलूं कि पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, आप कुछ देर तक पढ़ोगे, कुछ दिन तक पढ़ोगे, फिर बाद में भूल जाओगे, फिर बाद में हार जाओगे, थक जाओगे, गिर जाओगे। ठीक, तो ये परमानेंट अच्छी चीज़ें हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, पैसा, इज्जत, खुद के लिए पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कहने का मतलब ये कि ये परमानेंट रिसोर्स नहीं है। तो वो क्या चीज़ है जो परमानेंट रिसोर्स है, ये बताओ मुझे कमेंट में। वो क्या चीज़ है जिसके लिए अगर आप पढ़ोगे तो कभी नहीं थकोगे? मैं बताऊं, माँ बाप के लिए पढ़ो। माँ बाप के लिए पढ़ोगे, कभी नहीं थकोगे। पैसा, इज्जत, खुद के लिए पढ़ोगे, थक जाओगे, गिर जाओगे, लड़खड़ा जाओगे। माँ बाप के लिए पढ़ोगे, ना थकोगे, ना गिरोगे, ना लड़खड़ाओगे। बताओ मेरी बात समझे? फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन देता हूँ, ठीक, लेक्चर तो खैर चालू कर देंगे, ठीक। एक सिचुएशन देता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बाहर बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर, ठीक, और आपको बहुत तेज भूख लगा है, ठीक है, आपको क्या लगा है? भूख लगा है, और आपको कुछ खाना है, और खाना यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है, खाना यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर है, और आपको बहुत तेज भूख लगी है, बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज। अगर मैं आपको कहूँ कि जाओ बाहर खा लो, हो सकता है कि आप चले जाएं, ये भी हो सकता है कि आप कहें कि नहीं अभी नहीं जाएंगे, बारिश रुक जाने दो तब जाके खा लेंगे। समझ हो, दोनों बातें हो सकती है। हो सकता है आप चले भी जाएं, हो सकता है आप बोलो कि नहीं अभी नहीं जाएंगे, बारिश रुक जाएगी तब जाके खाएंगे, ठीक। अब दूसरी बात सुनो, अब आपसे मैं बोलूं सिचुएशन वही है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, 1-2 किलोमीटर दूर खाना है, अब भूख आपको नहीं लगी। अब मैं बोलूं कि तुम्हारे माँ बाप को बहुत तेज भूख लगी है और बाहर बारिश हो रही है, 1-2 किलोमीटर आगे खाना है, ला के दे दो। आप ये नहीं सोचोगे कि बाहर बारिश हो रही है, कितनी तेज बारिश हो रही है, आप ये नहीं सोचोगे, आप तुरंत भाग कर जाओगे, खाना लाकर अपने माँ बाप को खिलाओगे। बताओ मेरी बात। तो पता नहीं क्या वो एनर्जी है माँ बाप में, पता नहीं माँ बाप में क्या वो एनर्जी है कि जितना इंसान खुद के लिए सेक्रीफाई नहीं करता, जितना इंसान खुद के लिए सेक्रीफाई नहीं करता, उतना वो माँ बाप के लिए सेक्रीफाइस कर देता है। समझे? तो माँ बाप के लिए पढ़ोगे तो कभी नहीं थकोगे, बस ये यही समझाना चाहता था। खुद के लिए पढ़ोगे, पैसे के लिए पढ़ोगे, इज्जत के लिए पढ़ोगे, रेपुटेशन, थक जाओगे, हार जाओगे। मेरे साथ भी, मैं भी पढ़ता ही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, लेकिन अब ना तो थकता हूँ, ना तो हारता हूँ, ना तो गिरता हूँ, ना लड़खड़ाता हूँ, भागता हूँ, ठीक। तो बातें तो आगे होती रहेंगी, ठीक, लेकिन बस ये समझाना चाहता था कि पढ़ो और खूब पढ़ो, माँ बाप के लिए पढ़ो, ठीक। तो अब आते हैं लेक्चर पे, टॉपिक पे। तो कक्षा 10 का जो विज्ञान है उसका पहला चैप्टर क्या है? उसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं। लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ी राइटिंग गंदी है, सही नहीं है, तो राइटिंग पे ध्यान तो मतलब मत देना, जो लिखा है उस पर ध्यान दो, जो कहना चाहता हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक। तो पहला चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1, ठीक। जो पहला चैप्टर है वो है रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं,
अभिक्रियाएं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक। और ये कक्षा 10 का पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक। देखो, रासायनिक अभिक्रिया की बातें होती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं, पहले कुछ बातें बताना चाहता हूं, उसको सुन लो, ठीक। ये छोड़ो, इस पे भी आते हैं। पहले ये बताओ कि क्या आपको पता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक, उसके इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अब बताओ। देखो, मैं बताता हूँ, एक बर्फ का टुकड़ा दो, एक बर्फ का आइस का टुकड़ा दो, आइस का टुकड़ा लिए, आइस को अगर आप रख दोगे तो फिर क्या होगा, आप बताओ। अगर एक बर्फ का टुकड़ा दूं और बर्फ का टुकड़ा बोलूं इसको रखो, क्या होगा, बर्फ पिघलकर पानी बने, पहले बर्फ था, बर्फ पिघलकर पानी बन जाएगा। अच्छा, अब बोलूं कि अगर उस पानी को फ्रिज में रख दूं तो क्या होगा, तो जो पानी है वो वापस बर्फ बन जाएगा। तो देखो, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में चीज़ों को अदला बदला जा सकता है, उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं उसको, भौतिक परिवर्तन। बर्फ, जो बर्फ है उसका भी फॉर्मूला H2O है, जो पानी है उसका भी फार्मूला H2O है, मतलब कि बर्फ भी पानी है, बर्फ और पानी बोथ आर सेम थिंग्स, दोनों एक ही चीज़ें हैं। बर्फ से पानी में, पानी से बर्फ में, बर्फ से पानी में, पानी से बर्फ में आया और जा सकता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में और दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में आ जा सके, ठीक। अब बोलता हूँ आपको, अब बताता हूँ कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक। एक प्लास्टिक लो, मोम, ठीक है, एक प्लास्टिक लिए, मोम क्या है, अच्छा, कितने लोग को पता ही नहीं होगा, मोम एक ठोस पदार्थ है, ये जान लो। मोम क्या है, मोम, पॉलीथीन, एक प्लास्टिक एक ठोस पदार्थ है, ठीक। आप प्लास्टिक को जलाओ, अगर आप प्लास्टिक को जलाओगे तो क्या बनेगा, प्लास्टिक को जलाओगे तो पानी जलने, प्लास्टिक जलने के बाद, पहले प्लास्टिक था, प्लास्टिक जलने के बाद पानी और बना कार्बन डाइऑक्साइड। एक प्लास्टिक को आपने जलाया, प्लास्टिक को जलाने के बाद बना, प्लास्टिक को जलाया आपने, फिर बना पानी और बना कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपसे बोलूं कि एक बार प्लास्टिक को जला दिए, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बना, और उसी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से आप वापस प्लास्टिक बनाओ, तो बना सकते हो, आप बोलोगे नहीं बना सकते। तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में सॉरी रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के गुणधर्म, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के गुणधर्म और पदार्थ दोनों बदल जाते हैं, पदार्थ भी बदल जाएगा और उसके गुणधर्म भी बदल जाएंगे। पहले प्लास्टिक ठोस पदार्थ था, लेकिन उसको जलाने पर बना पानी जो कि द्रव है, फिर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लास्टिक जब हम जलाए तो पूरा प्लास्टिक भी बदल गया और उसके गुणधर्म भी बदल गए। क्या बदल गए, उसके गुणधर्म भी बदल गए। इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे अगर एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे अगर ये डब्बा है, ठीक, अगर ये डब्बा है, अगर मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, ऐसे मोड़ दिया, तो क्या वापस ये डब्बा हो सकता है, तो जी बिल्कुल वापस ये डब्बा ऐसे हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। अवस्था तो देखो पहले ऐसे थे, फिर ऐसे बदल गई, अवस्था बदल गई, लेकिन वापस ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर मैं इस कागज़ को जला दूँ, अगर मैं इस डब्बे को जला दूँ, तो जब डब्बा जल जाएगा, फिर उस जले हुए पदार्थ से राख जो होगा उससे ये डब्बा नहीं बनेगा। इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में आ सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में और दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में नहीं आ सकते। बताओ मेरी बात समझे,
ये होता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आप लिख सकते हो, पहला भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में और दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में बदला जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तो चला जाएगा, लेकिन दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में नहीं आ सकता। बताओ मेरी बात, ठीक। ये तो रहा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ केमिस्ट्री की भाषा में, आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखो, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक। कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि अपने को रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है, इसलिए ज़्यादा जोर अपने को देना है रासायनिक परिवर्तन पर, केमिकल चेंजेज, ठीक है। तो पहला हेडिंग यही होगा, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, केमिकल चेंजेज। देखो, अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस, ठीक है। एक बार देख लो थोड़ा साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके, चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, ठीक। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा वाटर, क्या बनेगा, वाटर मतलब जल, क्या बनेगा, जल, ठीक है, क्या बनेगा, जल बनेगा, ओके। सुनो, जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, वो आग लगाता है, आग लगाता है, ठीक है, आग लगाता है, समझे। जो ऑक्सीजन है वो आग लगाने में सहायता करती है, आग लगाने में सहायता करती है, ठीक है। देखो, आग, हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन आग को लगा देता है, जहाँ पे हाइड्रोजन गैस होती है ना वहाँ पे विस्फोट हो जाता है, ठीक है। वो क्या लगा देता है, वो लगा देता है आग, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी लिख दूंगा अभी, ठीक है। जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन वो क्या काम करती है, वो काम करती है आग को सहायता करती है आग लगाने में। हाइड्रोजन आग लगाता है, ऑक्सीजन आग को लगाने में सहायता करता है। मैं अगर माचिस ऐसे जलाऊं, ठीक है, तो जो आग जल रही है ना, वो जो हवा में ऑक्सीजन है उसकी मदद से आग जल रही है, ठीक है, आग लग रही है, सहायता कर रहा है ऑक्सीजन, ठीक। तो देखो, ये हाइड्रोजन आग लगाता है, ऑक्सीजन आग लगाने में सहायता करता है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बनता है पानी, और पानी क्या काम करता है, पानी करता है काम, आग बुझाता है, आग बुझाता है, ठीक है, क्या काम करता है, आग बुझाता है, ठीक है। तो देखो अभिक्रिया हुई, ये होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में पहले को, रासायनिक परिवर्तन होने से पहले क्या होता था, रासायनिक परिवर्तन होने से पहले हाइड्रोजन जो अकेले था, अकेला मरा हुआ, वो क्या काम करता था, वो करता था आग लगाता था। और जो ऑक्सीजन है वो क्या आग लगाने में सहायता करता था, जब अकेले थे, क्या थे, अकेले। लेकिन जब दोनों साथ में मिल गए, जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ, जब रासायनिक परिवर्तन हुआ, तो क्या बना, पानी। और पानी क्या काम करता है, पानी काम करता है आग को बुझाने में। तो यही बोल रहा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वह प्रक्रिया, सुनो ध्यान से, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये सुनो, वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्म के साथ साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दोज प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्मेड विथ न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखो, अभी मैं लिखवा दूंगा, ठीक। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रासायनिक परिवर्तन में ये कुछ और था, आग लगाता था, ये कुछ और था, आग लगाने में सहायता करता था, लेकिन ये कुछ और है, आग को बुझाता है। तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ भी बना और इसका जो गुणधर्म था, प्रॉपर्टीज थी, वो भी अलग है। ये आग को बुझाती है, इसकी प्रॉपर्टीज आग लगाना था, इसकी प्रॉपर्टीज थी कि आग को लगाने में सहायता करती है। समझ गए। तो ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे चीज़ें बदल जाती हैं।
तो रासायनिक परिवर्तन में यही होता है कि चीज़ें क्या होती है, बदल जाती है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। बर्फ़ होगा वो भी आग को बुझाएगा, पानी होगा वो भी आग को बुझाएगा, क्योंकि बर्फ़ और पानी बोथ आर सेम थिंग्स, दोनों एक ही चीज़ें हैं, अवस्था अलग है लेकिन बात क्या है, एक ही है। बताओ मेरी बात समझे? ये होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक, इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला तो ऐसे H2O होता है, लेकिन बैलेंस करने के लिए, जो कि आपको बाद में बताऊंगा, उसके लिए बता देता हूँ। ये होता है, इसको बताए 2H2 प्लस O2, ये बनेगा 2H2O। ठीक, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक, कैसे बना वो बाद में बता दूंगा। ओके, अब सुनो, ये तो रहा पहला एग्जाम्पल। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल और क्या है, ठीक है, देखो दूसरा एग्जाम्पल है NaCl, Na प्लस Cl, या क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है, देखो जो क्लोरीन होती है इसका नाम है क्लोरीन, इसका नाम क्या है, क्लोरीन। ठीक है, ये क्या करता है, ये जहरीली गैस है, जहरीली गैस है। ठीक है, ये क्या है, ये जहरीली गैस है। ओके, देखो सोडियम तो एक धातु है, क्लोरीन एक जहरीली गैस है, लेकिन जब रासायनिक परिवर्तन हुआ, जब रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो ये दोनों मिल गए। उसके बाद क्या बना, NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये है नमक, क्या बोलते हैं, साधारण नमक। साधारण नमक, जो नमक हम खाते हैं वही ये नमक है, NaCl। ये देखो कि ये जब अकेली थी तो एक जहरीली गैस है, जिसको इंसान अगर सूंघ ले खत्म। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों मिल गई, रासायनिक परिवर्तन हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो एक जहरीली गैस को रासायनिक परिवर्तन होने के बाद पहले तो प्रोडक्ट बदल गया, क्या बना, नमक बन गया, और उसके गुणधर्म भी बदल गए। जब अकेला था तो जहरीली गैस थी, जब मिल गए तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, जो कि हम खाते हैं, सब्जियों में डालते हैं, हर प्रकार की चीज़ों में, खाने वाली चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। बताओ मेरी बात, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिससे एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ तो बन गया, लेकिन दूसरे पदार्थ से पहले पदार्थ आप इजीली नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और उनके गुणधर्म भी, उनके जो प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज हो जाती है। बताओ मेरी बात, मैं जो समझाना चाहता था आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, इसको उतार लो, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के इसको उतार सकते हो आप। ठीक है, मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ। अब देखेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो तो बाद में हम देखेंगे ये भी, लेकिन अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ होती है रासायनिक अभिक्रिया, ये चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो। ठीक है, मैं बोल देता हूँ हेडिंग। ठीक है, हेडिंग डालो, रासायनिक अभिक्रिया के दैनिक जीवन में उदाहरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दैनिक जीवन में एग्जाम्पल, उदाहरण, कि अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ रासायनिक अभिक्रिया होती है। ओके, देखो नंबर 1, आपने देखा होगा कि पहले तो सबसे पहले आपके शरीर में, आपकी जो शरीर है, ये दिमाग, ये जितने भी आपके शरीर है, ठीक है, बॉडी, आपकी बॉडी, उसमें कई प्रकार के, करोड़ों प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक, दूसरा, जुगनू, आपने देखा जुगनू जो चमकता है रात में, उसके अंदर जो लाइट रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन होते हैं। समझ गए? और गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल से गाड़ी चलती है। ठीक है, जनरेटर में पेट्रोल डालते हैं, जिससे हम शादी ब्याह में जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, फिर लाइट की, जो लाइट की हमारी चाहते वो ख़त्म होती है। ठीक, तो इसमें भी रासायनिक परिवर्तन होता है। हर प्रकार के बैटरी में रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, खाना बनाते हो, उसमें भी रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहा रख दो हवा में, कुछ दिन बाद उस पर जंग लग जाता है, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ये बताना चाहता हूँ कि अपने डेली लाइफ में करोड़ों प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते ही होते हैं। हमारे आसपास बहुत प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते ही होते हैं। आपने बैटरी देखा होगा, छोटी छोटी बैटरी, जब तक उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है
तब तक वो बैटरी काम में आती है। जब उसमें रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया होना बंद हो जाता है तो बैटरी काम करना बंद कर देती है। उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अपने आसपास कई प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होती ही होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है अपने डेली लाइफ में, डेली लाइफ के। जब हम खाना खाते हैं तो पेट में कई प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, बताओ मेरी बात, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे डेली लाइफ के। ठीक, मैं आपको रिलेट करवा रहा हूँ, थोड़ा भूमिका बना रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक, क्या रासायनिक अभिक्रियाएं, तो हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग आप डालेंगे रासायनिक, रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं जिसको बोलते हैं केमिकल, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, हिंदी में बोल दूंगा, लिख लेना। ठीक है, दोज प्रोसेसेज, दोज प्रोसेसेज in which new substances are formed with new properties, ठीक है। those process in which new substances are formed with new properties, ठीक है। वह प्रक्रिया, लिख दे रहा हूं, वह प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थ के साथ साथ वह प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थ के साथ साथ नए गुणधर्म का निर्माण होता है, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थ के साथ साथ नए गुणधर्म का निर्माण होता है। पदार्थ भी नया होगा, उसके गुणधर्म भी नए होंगे, ठीक है। ये होता है, ये तो परिभाषा है। सर ये छोड़ो ना, काम की बात करो, काम की बात। तो काम की बात ये है कि वो एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड का और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो मिलकर पानी बनाता है, उसके ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके, ठीक। अब देखेंगे कि इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म आते हैं, अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। एक बार इसको लिख लो आप, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। हेडिंग डालिए अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद, हेडिंग अभिकारक और उत्पाद। इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, देखो
जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक। जो भाग लेने के बाद बनते हैं उसको बोलते हैं उत्पाद। जैसे मशीन में आपने कोई चीज़ डाली तो जो चीज़ आप डाल रहे हो उसको बोलते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट। जो मशीन से बन के निकलती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट, उत्पाद। ठीक है, आपने सुना भी होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ Na+Cl, ये क्या बनेगा? Na और Cl। तो जो चीज़ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है ये है ना, ठीक, ये दोनों इसको बोलते हैं अभिकारक, ठीक है। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। इन दोनों को डालने के बाद जो चीज़ बना उसको बोलते हैं उत्पाद। इसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। इसको बोलते हैं उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। अभिकारक क्या होता है? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं, जो के दौरान मतलब बाद में, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद में जिनका निर्माण होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। बेसिक एग्जाम्पल है, इस पे तो और बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी, ये तो बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक। हाँ, आई होप आप समझ गए होंगे। लिख लीजिए जल्दी से। हाँ, बताइए। हाँ, ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। इसको जल्दी से उतारिए, ठीक। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा रासायनिक परिवर्तन। बहुत, इसको पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, ठीक है। अभी तक हमने देखा रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थ के साथ साथ नए गुणधर्म का निर्माण होता है, या वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्म के साथ साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और हमने देखा अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। हम देखा अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद बनते हैं उसको बोलते हैं उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें बोलते हैं अभिकारक, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। और देखो एक बात, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो जो भी फॉर्मूला मैं लिखता हूँ उसको, फॉर्मूले को एक जगह लिखते जाइए। जैसे इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ओके। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अब हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रासायनिक केमिकल रिएक्शन। गुणधर्म मतलब कि बात ये कि वो क्या चीज़ है जिससे आपको पता चले कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगर एक चीज़ मैं आपको दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो तो उनमें से एक ना एक चीज़ तो जरूर होगी। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो तो उनमें से एक ना एक चीज़ तो हो ही रही होगी, ठीक है। उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया, हेडिंग डालो, रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म। रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म, ठीक है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म, ठीक है। गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स, CHA, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक। गुणधर्म। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उनमें से
एक ना एक चीज़ तो अवश्य होगी, जरूर होगी, तो मस्ट है, मस्ट है, ठीक है। जैसे सबसे पहली चीज़ है गैस का निकलना, ठीक है, गैस का निकलना, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, गैस का निकलना। जरूरी नहीं है, कई सारी चीज, 4-5 चीजें आपको बताऊंगा, उनमें से एक ना एक चीज तो अवश्य हो रहेगी, ठीक है। उसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक। जैसे गैस का निकलना, गैस का निकलना बताओ कहाँ होता है, गैस कहाँ कहाँ निकलती है। पहली बात, जब आप अभी आपको एक समकल लिख के भी दिखाऊंगा, पहले ये समझो, देखते कि डेली लाइफ में कहाँ कहाँ निकलती है। अब बताओ कि अगर आप प्लास्टिक को जलाओगे, या प्लास्टिक हो गया, टायर हो गया, और कोई कागज भी ले लो, अगर आप उसको जलाते हो तो क्या उस टायर और कागज में से, प्लास्टिक में से जलते हुए धुआं नहीं निकलता है, गैस नहीं निकलती है? वही तो है गैस का निकलना, ठीक है। तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अगर हो रही है तो गैस निकल रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक। तो वो तो रहेगा डेली लाइफ में। अब आते हैं साइंस की भाषा में, ठीक है। तो आप में एग्जाम्पल भी है, ठीक है, एग्जाम्पल देख मैं खुद बता देता हूँ। जिंक लो, जिंक, ठीक है, क्या लो, जिंक लो, ठीक है, उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डालो, दानेदार जिंक, छोटे 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 जिंक के टुकड़े लेके उसे H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और इसको बोलते हैं जिंक, ठीक है। फॉर्मूले लिखते जाइए, एक अलग से याद करते जाइए, इतने सारे फॉर्मूले याद करवा दूंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है, और ऐसे याद करवा दूंगा कभी नहीं भूलोगे, ठीक। तो जिंक और H2SO4 जब इसको मिलाओगे तो क्या होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, बाद में सिखा दूंगा कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है, फिलहाल में बस रिएक्शन देखो कि रिएक्शन हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा ZnSO4 और प्लस H2, ये है गैस, ये क्या है, ये है गैस, क्या है, ये है गैस, ठीक है, क्या है, गैस है। तो देखो लिख लो चाहो तो, पहले तो इसको देखो, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिलक्षित होती है, मतलब कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे हैं जो जिनमें गैस निकलती है, अभिलक्षित होती हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या समझ में आता है, वहाँ समझ में ये आता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना कि गैस का निकलना, यहाँ इसके बाद लिखना कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिलक्षित होती हैं। इसका मतलब कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें गैस निकलते हैं, ठीक। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिलक्षित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेली लाइफ में एग्जाम्पल तो आप बता ही दोगे बहुत सारे, यहाँ देखो ऐसे लिखना, जब दानेदार जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में डाला जाता है, ठीक। जब दानेदार जिंक को H2SO4 में डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है, तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट, इसका नाम क्या है, इसका नाम है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलता है, क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। ये तो रहा इसका एग्जाम्पल, फिर से सुन लो, जब दानेदार जिंक को H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है, तो जिंक सल्फेट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलता है, क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये रहा एग्जाम्पल, ठीक, इसको नोट करो, पहला, ठीक है, पहला, ओके। वीडियो को पॉज करके नोट करते जाओ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। दूसरी चीज क्या होती होगी, दूसरी चीज क्या होती होगी, ठीक है, दूसरी चीज होती होगी ताप में परिवर्तन, ठीक है, ताप में परिवर्तन, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, ताप में परिवर्तन, यहाँ पे लिख देता हूँ, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, ताप में परिवर्तन। कैसे ताप में परिवर्तन हो रहा होगा बताओ। तो देखो
अगर आप देखो खाना बनाओ, खाना छोड़ो, अगर वही एग्जाम्पल हो प्लास्टिक वाला, अगर आप प्लास्टिक या कागज़, अगर आप प्लास्टिक या कागज़ या पॉलीथीन को जलाते हो, टायर को जलाते हो, तो उसका ताप बढ़ जाता है कि वही रहता है, उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। जब घर में खाना बनता है तो जो पहले सब्जी थी उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। काटते हो तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, लेकिन जब गर्म करते हो, पकाते हो तो क्या बनता है, उसका ताप बढ़ जाता है। वहाँ भी तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बताओ मेरी बात को, ठीक। एक एग्जांपल आपको मैं बता, आपने कभी महसूस भी किया होगा कि जो घरों में दिवाली के समय कभी भी करते हैं, लेकिन दिवाली के समय पे हर घर में होता है, जब चूना पोतते हो, चूना, वो जब आप दुकान पे चूना लेने के लिए जाते हो, जब आप दुकान पे चूना लेने के लिए जाते हो तो ढोका ढोका चूना मिलता है, ठीक है, पत्थर जैसा, उसको आप पानी में डालते हो, ठीक है, पानी में डालते हो, कुछ समय बाद कभी आपने पानी को छुआ है, वो गर्म हो जाता है, वो हीट जनरेट करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, उष्मा निकलती है उससे, ठीक है, उसको बोलते हैं उष्मा छेपी अभिक्रिया, बाद में बताएंगे, ठीक। तो उसमें से क्या होता है, उष्मा निकलता है, वो भी तो एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, डेली लाइफ में एग्जाम्पल तो बहुत सारे दे दोगे आप, ठीक है, कुछ चीज़ें अपने से भी सोचो। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जब आप दुकान जाते हो, क्या लेते हो, चूना, क्या लेते हो, चूना, उसका नाम है चूना, ठीक है, उसका उसका वो फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। जब आप इसमें मिलाते हो पानी H2O, क्या मिलाते हो, पानी, तो ये क्या बनता है, ठीक है। जब कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बता देता हूँ, इसको, ये चूना है, क्या है, चूना है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो है पानी, ठीक है। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाते हो तो बनता है Ca और OH का ट्वाइस, क्या बनता है, CaOH का ट्वाइस, क्या बनता है, CaOH का ट्वाइस, ठीक है। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बूझा हुआ चूना, इसको क्या बोलते हैं, बूझा हुआ, बूझा बूझा हुआ चूना, चूना, ठीक है। और प्लस निकलता है हीट, इसको बोलते हैं डेल्टा, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा, डेल्टा मतलब हीट, क्या होता है, उष्मा, क्या होता है, उष्मा, उष्मा। तो कहने का मतलब ये, आप दुकान पर गए, ठीक, आप दुकान पर गए, आपने ये लिया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, वो चूना, ठीक, पत्थर वाला, फिर आपने उसको डाला पानी में, पानी में आप डाल के छोड़ दो, कुछ समय बाद वो घुल जाएगा और क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बूझा हुआ चूना, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस उसमें से क्या निकलता है, उष्मा, उष्मा मतलब वो चीज़ें गर्म हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं उष्मा छेपी अभिक्रिया, ठीक है, बाद में बताएंगे, ठीक। तो ये देखो कि यहाँ पे लिख सकते हो कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ताप में परिवर्तन होने से अभिलक्षित होती हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ताप में परिवर्तन होने से अभिलक्षित होती हैं, मतलब कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें ताप परिवर्तन हो सकता है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिसमें ताप परिवर्तन हो सकता है, नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, हो भी सकता है, ठीक है। जहाँ होता है वहाँ क्या होता है, वहाँ केमिकल रिएक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल ये रहा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक, समझ गए, इसको उतार लो। और क्या, देखो पहले तो गैस निकल सकता है, या तो ताप में परिवर्तन हो सकता है, तीसरी चीज़ क्या है, इसको पहले पॉज, वीडियो को पॉज करो, उतारो, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तीसरी चीज़ क्या है, अच्छा फॉर्मूले लिखते जाओ, फॉर्मूले एकदम याद यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या हो सकता है, तीसरी चीज़ हो सकता है रंग में परिवर्तन हो जाए, क्या हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। तो तीसरी चीज़ है रंग में परिवर्तन, ठीक है, क्या हो सकता है, रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, ठीक है, रंग में परिवर्तन, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है,
सबसे पहले सर ये तो छोड़ो, काम की बात बताओ, सुनो। आपने कभी देखा होगा लोहा, लोहा किस कलर का होता है? लोहा होता है स्टेनलेस कलर का। आपने देखा एकदम चमकदार लोहा, अगर आप एकदम नया लोहा खरीदो, हथौड़ी कुछ भी ले लो, फरसा कुदाल कुछ भी ले लो, तो वो एकदम स्टील का कलर का होगा, ठीक है, एकदम स्टेनलेस कलर का होगा, ठीक है, चमकदार एकदम। लेकिन उसे अगर आप खुले हवा में छोड़ दो, कुछ दिन तक आप उसे हवा में ऐसे छोड़ दो खुले में, उस पर क्या लग जाती है, क्या लग जाती है? जंग। क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है। पहले उसका कलर क्या था? पहले उसका कलर चमकदार था, ठीक है, स्टेनलेस कलर का था, चांदी के कलर का था, लेकिन कुछ समय बाद उसका कलर कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन। क्या कलर हो जाता है? रेडिश ब्राउन। अब बताओ उसके ताप, उसके कलर में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पहले कुछ कलर था, जलने के बाद, अरे सॉरी जलना करो, जंग लगने के बाद, रस्ट लगने के बाद कलर रेडिश ब्राउन हो गया। तो वो भी तो एक रासायनिक अभिक्रिया है, वो भी तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। जरूरी नहीं है कि हर किसी में कलर चेंज हो सकता है, ठीक। ये रहा डेली लाइफ एग्जांपल। आगे काम की बात इधर आओ। जब हम लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो हमें क्या बनता है, तो क्या मिलता है, ठीक, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जब लोहे को आयरन, जब लोहे को कॉपर सल्फेट CuSO4, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, लिख लो कॉपर सल्फेट, ठीक है, सल्फेट। जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अभी लिखवा देंगे, कॉपर से हटा देगा, तो यहाँ पे कॉपर की जगह क्या आ जाएगा? लोहा। यहाँ पे होगा FeSO4 प्लस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉपर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। और ये किस कलर का होता है? हल्का नीला, हल्का नीला कलर का हो जाता है, ठीक है। किस कलर का हो जाता है? हल्के नीले कलर का हो जाता है। तो सुनो, लिखना कैसे है? कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन होने से अभिलक्षित हो सकती है या होती हैं। हो सकता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हो और उनका रंग परिवर्तित हो जाए, ठीक है। तो ये होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन होने से अभिलक्षित होती है, ठीक। तो ये रहा ये, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे लिखोगे, लिखना कैसे, सुनो। जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में लिखो, साथ में लिखो, समीकरण भी याद करते रहो, आगे काम देगा। कैसे बनाते हैं ये मैं आगे बताऊंगा, बैलेंस करना सब चीज़ बताऊंगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्या करता है? भगा देता है। विस्थापित करने पे क्या बनता है? आयरन सल्फेट। कॉपर की जगह क्या आ जाएगा? कॉपर की जगह आ जाएगा ये, ठीक है, इसकी जगह ये आ जाएगा, तो बनेगा कॉपर आयरन सल्फेट और प्लस कॉपर, ठीक है। और जो आयरन सल्फेट होता है वो हल्का नीला कलर का होता है, जो आयरन सल्फेट होता है वो हल्के नीले कलर का हो जाता है। पहले रंग कुछ और था लेकिन बाद में हो गया हल्का नीला कलर, ठीक। तो ये रहा केमिस्ट्री की भाषा में एग्जाम्पल, याद कर लो, याद कर लो, कर सको तो बताओ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। और क्या हो सकता है? हो सकता है उसकी अवस्था बदल जाए, हो सकता है उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाए, पहले ठोस होगा बाद में गैस हो जाएगा, पहले गैस होगा बाद में ठोस हो जाएगा, पहले द्रव होगा बाद में ठोस हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अगला लिखो, अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, ठीक है। इसको मैं मिनट इरेज कर देता हूँ, गायब कर देता हूँ ठीक है। तो चौथी चीज़ क्या हो सकती है? चौथी चीज़ हो सकती है अवस्था में परिवर्तन हो जाए, तो यहाँ पे लिख देते हैं अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन,
ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ओके। सुनो कैसे होगा, एक काम दे देता हूँ आपको, डेली लाइफ में इसके एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट कर देना। एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ केमिस्ट्री भाषा में, लेकिन डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल है वो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। देखो अगर मैं लूँ हाइड्रोजन, क्या लूँ, हाइड्रोजन प्लस क्या लूँ, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा ये क्या है, गैस है, ठीक है, ये भी क्या है, गैस है, ठीक है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है, पानी, क्या बनता है, पानी, वाटर, ठीक है, वाटर। और ये क्या होता है, ये होता है लिक्विड, मतलब द्रव, क्या होता है, द्रव होता है, ठीक है, क्या होता है, द्रव। तो ये होता है गैस, ये होता है द्रव। देखो अवस्था में परिवर्तन हो गया, पहले देखो, पहले था गैस, ये भी था गैस, लेकिन जब दोनों मिल गए तो क्या बना, पानी, जो कि पानी होता है लिक्विड, तो इसको बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि आप दे सकते हो। अगर आप में के दिमाग में और एग्जाम्पल आए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक हो सकता है अवक्षेप, अवक्षेप बन जाए प्रेसिपिटेट। अवक्षेप क्या होता है, पहले इसको इरेज कर दो, अरे इसको नोट्स कर लो, ठीक है, नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके इरेज कर दूं, ठीक। लास्ट है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो 5 लिखवा रहा हूँ ना, ये एकदम कॉमन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 5 चीज़ें सब में होती है, ठीक है। इस 5 चीज़ों में से कुछ ना कुछ चीज़ें तो पक्का होती रहेंगी। तो अगला है अवक्षेप, अवक्षेप का बनना, 5वां, अवक्षेप का बनना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ठीक है, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होता है, सर ये छोड़ो, पहले अवक्षेप बताओ, चलो अवक्षेप क्या होता है, प्रेसिपिटेट। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वो क्या होते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया हुई वो चीज़ें नीचे जाके बैठ जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रेसिपिटेट अवक्षेप। तो हो सकता है अगर कोई रासायनिक, यहाँ पे लिख दो कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवक्षेप के बनने से अभिलक्षित होती है। हो सकता है जब रासायनिक अभिक्रिया हो तो अवक्षेप बन जाए, ना भी बन सकता है, बन भी सकता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखोगे, पहले तो लिखो अवक्षेप। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है, ठीक, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनता है, क्या होता है, बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनता है, ठीक है, ये होता है अवक्षेप। और यहाँ पे लिख सकते हो कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवक्षेप के बनने से अभिलक्षित होती हैं, ठीक। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जब पोटेशियम आयोडाइड, लिखवा देता हूँ, जब पोटेशियम आयोडाइड को, ठीक है, किसके साथ, लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस, यहाँ पे 2 लगा दो, डालते हैं तो हमें मिलता है लेड आयोडाइड Pb, ठीक है, PbI2 प्लस
2KNO3। ठीक है, तो जब पोटेशियम आयोडाइड, नाम लिख देता हूँ, कैसे बना आगे पढ़ाना ही है, पहले सुन लो। ठीक है, इसको तो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट। ठीक है, इसको बोलते हैं लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। ये 2 नहीं लेना है, ये लेना है पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट। ठीक है, तो जब पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ मिलाया जाता है तो पोटेशियम आयोडाइड का पीला अवक्षेप, ये होता है पीला अवक्षेप, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है और बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो जब इन दोनों की अभिक्रिया कराओगे तो जो बनेगा पीला अवक्षेप, ये नीचे जाके क्या होता है? बैठ जाता है, क्योंकि ये एक ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है? ठोस पदार्थ होता है। ठीक, ये रही अभिक्रिया। तो जब पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ मिलाया जाता है तो पोटेशियम आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक, तो ये थी 5 अभिक्रियाएं। इन 5 अभिक्रिया में से कोई ना कोई अभिक्रिया तो होगी ही होगी, समझ गए? और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन ये जो 5 है ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, शायद एनसीईआरटी में हाँ दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखकर आना। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ये पहला लेक्चर था कक्षा 10 का। ठीक, और एक बात जरूर याद रखना, पैसे के लिए पढ़ोगे, इज्जत के लिए पढ़ोगे, खुद के लिए पढ़ोगे, हमेशा हार जाओगे। माँ बाप के लिए पढ़ोगे, कभी नहीं हारोगे। ठीक, ये बातें दिमाग में घुस जाने से लिख के चिपका दो नोट्स, ठीक है, दीवारों पे। और एक चीज़ आपको एक वो दे रहा हूँ, होमवर्क। ठीक है, करके लाना कल। सुन लो, होमवर्क ये कि जब आप दीवार पर चूना पोतते हैं, दिवाली वाली में जब भी त्यौहार का कुछ फंक्शन हो घर में, जब दीवार पे चूना को पोता जाता है तो आपने देखा होगा कि जो दीवार है वो कुछ घंटे बाद या 1-2 दिन बाद चमकीली दिखाई देती है, ज़्यादा चमकदार हो जाती हैं। तुरंत अगर आप पोत दिए तो तुरंत चमकीली नहीं होती है, तुरंत चमकदार नहीं हो जाती हैं। वो चमकता या तो कुछ घंटे बाद, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, मतलब कि बाद में चमकता है, लेकिन तुरंत नहीं चमकता। तो क्या कारण है कि जब दीवारों की पुताई करते हैं चूने से तो दीवारें 2-3 दिन बाद या कुछ घंटे बाद चमकदार दिखाई देती है। ये है आपका एक होमवर्क। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।